Hello and Jai Hind friends. Today we are going to discuss the environment PT 365 of Vision IAS. तो हम बात करते हैं यूपीएससी के लिए ये एनवायरनमेंट की पीटी 365 जो अप्रैल 2024 से लेकर के अक्टूबर 2024 है। हम इसमें मैंने इसमें कुछ सेलेक्टिव टॉपिक्स ऐड किए हैं और उसको उसको ही डिस्कस करने का निर्णय लिया है। उसमें है सबसे पहला जो हम आज बात करेंगे बायोडाइवर्सिटी, ये जो पूरा चैप्टर है उसको। इसमें वाइल्ड लाइफ एंड कंजर्वेशन है। उसके बाद इसकी रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटन स्पेसीज जो कि आईयूसीएन का एक डाटा आता है। उसके बाद सस्टेनेबल फाइनेंस फॉर टाइगर लैंडस्केप, एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जो कि भूटान में हुई है। बिग कैट अलायंस, इसका हेडक्वार्टर इंडिया में है। एलिफेंट का जो सेंसस हुआ है इसमें कर्नाटका सबसे ऊपर है। स्टेट ऑफ राइनो रिपोर्ट और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये भी कवर करेंगे जो कि राजस्थान का स्टेट बर्ड है। क्रोकोडाइल कंजर्वेशन जो कि घड़ियाल, जो यूपीएससी में लास्ट या उसके पहले एक क्वेश्चन आया था जो कि घड़ियाल के बारे में। फोना, इसको भी एक कंजर्वेशन या रिकॉग्नाइजेशन मिला है। वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, जो भी इंडिया में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है उसमें से 12 जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये यूनेस्को के ये प्रोग्राम में है। और उसके बाद जो वेस्टर्न घाट है उसको इको सेंसिटिव एरिया, वेस्टर्न घाट के रिलेटेड भी बहुत बार क्वेश्चन आए हैं। ये हमने बहुत ही वेरीफाई करके इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए हमने ये टॉपिक चूज किए हैं। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं बायोडाइवर्सिटी। मगर मैं आपको ये एक वेरीफाई करना चाहता हूँ कि ये ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं और इसकी वजह से आप डायरेक्टली इसके ऊपर रिलाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर टाइगर के रिलेटेड एक यम स्ट्रिप नाम का एक क्वेश्चन आया था 2017 में। ओके 2017 में आया था। उसके बाद एक एलिफेंट के रिलेटेड भी आया था जो कि एलिफेंट का जो जेस्टेशन पीरियड होता है वो 20 से लेकर के 22 मंथ्स का, और इसको कौन कौन लीडर या जो एलिफेंट का ग्रुप रहता है उसको कौन लीडर करती है, इसके बारे में भी आया था। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं, इसीलिए मैंने इसको पूरा हाईलाइट करके और आपको जितना हो सकता है मेरी तरफ से उतना अच्छे से समझाने के लिए ट्राई करूँगा। बस एक कंडीशन है कि आपको इसको पूरा सपोर्ट करना है, देखना है और एनी सजेशन वगैरह देना भी है। ओके, तो सबसे पहला टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी में। तो रेड लिस्ट जो होती है जो कि आईयूसीएन की, इसमें कुछ अपडेट हुआ है और इसने जो प्लांट, एनिमल और फंगस, इसको जो भी कोई स्पीशीज हाई रिस्क के ऊपर रहती है उसको 9 कैटेगरीज में डिवाइड करता है ये आईयूसीएन। तो उसी कैटेगरीज के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो भी कैटेगरीज है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है यहाँ पर। ओके, इधर जाते समय यहाँ पर लास्ट को होगा एक्सटिंग, मतलब कि कोई भी ऐसा एक भी इसकी स्पेसीज बची नहीं होगी, सारे डाइड हो चुकी होगी। सबसे पहला है, और या यूपीएससी इसको ऐसा इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने के लिए भी बोल सकती है इसको, या डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी। तो सबसे पहला है एनई, इसका मतलब है नॉट इवेल्युएटेड। दूसरा है डीडी, डाटा इनसफिशिएंट, डाटा डिफिशिएंट और लिस्ट कंसर्न, ये 3 है। और इसके बाद एक नियर थ्रेटन एनटी। ओके, जो डाटा डिफिशिएंट है डीडी, नॉट इनफ इंफॉर्मेशन ऑन अबंडेंस और डिस्ट्रीब्यूशन टू एलिमिनेट इट्स रिस्क। ऐसा कोई स्पेसीज होगी उनका डाटा इनफ नहीं है हमारे पास, जो कि हम कहेंगे कि इसका एक्सटेंशन होने वाला है। ओके, उसके बाद लिस्ट कंसर्न, ऐसा पॉपुलेशन है, ऐसे स्पीसीज का पॉपुलेशन एक स्टेबल है और वे नियर फ्यूचर में एक्सटिंक्ट नहीं होने वाला है या कोई दिक्कत नहीं आने वाली है इसको। इसके बाद है नियर थ्रेटन, मतलब कि ये क्लोजली क्वालिफाइंग टू लाइकली टू क्वालिफाई द थ्रेटन कैटेगरी इन द नियर फ्यूचर। आने वाले फ्यूचर में ये हो सकता है, थ्रेटन हो सकता है। ओके, उसके बाद आता है वल्नरेबल। वल्नरेबल मतलब वी यूज से डिनोट किया है यहाँ पर। उसके बाद इंडेंजर्ड, उसके बाद क्रिटिकली इंडेंजर्ड। ओके, जो वल्नरेबल है ना ये बहुत हाई हाई रिस्क ऑफ एक्सटेंशन की तरफ रहता है। उसके बाद एंडेंजर्ड स्पेसीज रहती है फेसिंग वेरी हाई रिस्क, बहुत सारी रिस्क क्या कर रही है, एक्सटेंशन की तरफ मिल रही है। उसके बाद क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड जो भी होता है ये फेस करता है एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ एक्सटेंशन। यहाँ से ये यहाँ से स्पेसीज खत्म होने वाली है, इसको दर्शाता है क्रिटिकली इंडेंजर्ड, और ये रेड कलर से लिखा हुआ रहता है। ओके, सीआर। उसके बाद एक्सटेंस इन द वाइल्ड, यानी उसके बाद है कि एक्सटिंक्ट, लास्ट में रहता है एक्सटिंक्ट। एक्सटेंस इन द वाइल्ड मतलब
नोन ओनली टू सर्वाइव इन द कैप्टिव मतलब क्या, जो भी ट्रेनिंग वगैरह के लिए या ऐसे कोई आउटसाइड नेचुरल रेंज, मतलब कि अगर यहाँ पर उसका हैबिटेट था मगर उसके बाद ये कहीं पर तो जिंदा है, तो उसे कहेंगे एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड। ओके, उसके बाद एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट है नो नो रीजनेबल डाउट दैट द लास्ट इंडिविजुअल हैड डाइड, इसका जो लास्ट इंडिविजुअल था वो मर चुका है या खत्म हो चुका है, इसे कहेंगे हम एक्सटिंक्ट। सबसे कम मतलब कि स्पेसिस सभी के यहाँ से कम हो चुकी है, इसको कहेंगे एक्सटिंक्ट, और सबसे ज़्यादा है नॉट इवेल्युएटेड में। ओके, तो इसको याद रखना, यूपीएससी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकती है। जैसे कि यहाँ पर कोई स्पेसिस का स्टेटस अपडेट किया है, इसको आप देख लेना, मगर इसमें जो बॉर्नियन एलिफेंट है जो कि इंडेंजर्ड है इनकी कैटेगरी, और एक एलिफेंट है इसका स्मॉलेस्ट एलिफेंट कहते हैं, और जो बोर्नियो और सुमात्रा आइलैंड है यहाँ पर मिलते हैं ये। उसके बाद नेक्स्ट वाला देखिए, सस्टेनेबल फाइनेंस फॉर टाइगर लैंडस्केप कॉन्फ्रेंस, जो कि SFTCC। ओके, ये एक सस्टेनेबल फाइनेंस फॉर टाइगर लैंडस्केप कॉन्फ्रेंस होस्टेड की थी भूटान ने, भूटान गवर्नमेंट ने, और टीसीसी ने, टीसीसी मतलब टाइगर कंजर्वेशन कोएलिशन। ओके, ये दोनों ने मिलकर के ये सस्टेनेबल फाइनेंस फॉर टाइगर लैंडस्केप कॉन्फ्रेंस इसको होल्ड किया था भूटान में, यह याद रखिए, क्योंकि जो टाइगर के ऊपर इसके पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, इसीलिए इसके ऊपर हम एक आशा कर सकते हैं। और जो SFTC और ये जो टाइगर कंजर्वेशन कोलिएशन है, इनका काम क्या है कि जो भी टाइगर का पॉपुलेशन है या इसकी लैंडस्केप है उसको प्रोटेक्शन करना। ओके, बाय न्यू फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज लेकर के। और एक पारो स्टेटमेंट है, आपके आपके एग्जाम में आ सकता है कि ये पारो स्टेटमेंट किससे रिलेटेड है। पारो स्टेटमेंट एक रिलेटेड है टाइगर कंजर्वेशन से रिलेटेड। ओके, और टाइगर कंजर्वेशन कोलिएशन एक इंडिपेंडेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ब्रिंग टुगेदर द बॉडीज ऑफ ऑन फोकस ऑन अचीविंग टाइगर कंजर्वेशन, टाइगर को कंजर्वेशन करने के लिए ये टाइगर कंजर्वेशन कोलिएशन काम करता है। इसके अंदर जो मेंबर है बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है। उसके बाद सस्टेनेबल फाइनेंसिंग ये लॉन्च करता है कौन, ये सस्टेनेबल फाइनेंस फॉर टाइगर लैंडस्केप कॉन्फ्रेंस जो कि होल्ड की थी भूटान में। ओके, इसके बाद देखिए टाइगर लैंडस्केप इन्वेस्टमेंट फंड ये भी है, जो कि जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने लाई थी। ओके, उसके बाद टाइगर बॉन्ड्स भी रिलीज किए थे, किसने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, क्या करने के लिए, प्राइवेट सेक्टर को इन्वेस्ट करने के लिए। यहाँ पर कुछ बेसिक डाटा है टाइगर के रिलेटेड, और इंडियन टाइगर या पैंथेरा टिग्रिस इसका साइंटिफिक नेम है, और इसे हम रॉयल बंगाल टाइगर कहते हैं, जो कि हमारे इंडिया का नेशनल एनिमल है। इसका प्रोटेक्शन स्टेटस क्या है, अपेंडिक्स 1 में, और इसका इंडेंजर्ड है। ओके, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में शेड्यूल 1 में लिखा है, इसको भी याद रखिए। हैबिटेट कहाँ कहाँ पर है, ये कहाँ रहते हैं, उनका घर क्या है, टाइगर रिजर्व टाइगर रेंज कंट्रीज जैसे कि बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, लाओस, ये सारे कुछ टाइगर टाइगर रहने वाले कंट्रीज है। ओके, और इंडिया में जो स्पेशल है जो कि शिवालिक और गैंगेटिक प्लेन्स में, सेंट्रल इंडिया एंड ईस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट एंड नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स, ब्रह्मपुत्र फ्लड प्लेन्स और सुंदरबन, ये कुछ इंडिया के हॉटस्पॉट्स है फॉर टाइगर के लिए। ओके, और डिस्ट्रीब्यूशन है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर मिलते हैं। ओके, उसके बाद कर्नाटका, उसके बाद उत्तराखंड। जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, फ्लैगशिप स्पीसीज ऑफ इंडिया, इंडिया की फ्लैगशिप स्पीसीज है, अम्ब्रेला स्पीसीज है, और सॉलिडेटरी मोस्टली नॉक्टरल, नॉक्टरल मतलब क्या, दिन में रहने वाला, और उसके बाद टेरेस्टेरियल एनिमल है, ये कि लैंड के ऊपर रहता है। ओके, टेरेस्टेरियल एडल्ट मेल में ओके, इसके बाद ये टाइगर की जो स्ट्रिप रहती है उनके ऊपर जो भी है ऐसे स्ट्रिप है, ये कैसे है, इंडिविजुअली एज यूनिक एज ह्यूमन फिंगरप्रिंट, जो भी इंसान के जो फिंगरप्रिंट है उसकी तरह ही इनके जो स्ट्रिप है ये यूनिक रहते हैं। ओके, उसके बाद इनको थ्रेट क्या है, ये मेंस के लिए पूछा जा सकता है, मेंस के लिए, जैसे कि सभी सभी किसी भी स्पेसिस के लिए हम ये ऐड कर सकते हैं, हैबिटेट लॉस एंड लॉस ऑफ प्रे एंड हंटिंग, पोचिंग एंड इलीगल ट्रेड, कॉन्फ्लिक्ट विथ ह्यूमन, ये सारे। ओके, उसके बाद कंजर्वेशन स्टेटस देखते हैं किसके रिलेटेड, टाइगर के रिलेटेड। ओके, यहाँ पर देखिए कंजर्वेशन एफर्ट्स में प्रोजेक्ट टाइगर हमने लॉन्च किया था 1973 में, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, और ये है
सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम इन सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू मतलब क्या, एक टाइगर रिजर्व है और उसी में ही उसको कंजर्व किया है तो उसे कहेंगे इन सीटू, और उसके बाहर किया होगा तो इसको कहते हैं एक्स सीटू। जो एक क्वेश्चन आया था यूजीसी नेट एग्जाम में जो कि पॉलिटिकल साइंस के रिलेटेड था, उसमें पूछा था प्रोजेक्ट टाइगर 1973 का एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है या सेक्टर स्कीम है, इसके ऊपर आया था। इसीलिए ध्यान रखिए, ये सेंट्रली स्पॉन्सर मतलब कि उसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट और जो राज्य सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट ये दोनों मिलकर के काम करती है, ओके, फंडिंग करती है। एनटीए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ये स्टैट्यूटरी बॉडी है या कॉन्स्टिट्यूट की थी अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, और उसके बाद ये एक्ट अमेंड भी हुआ था 2016 में टू एडमिनिस्टर द प्रोजेक्ट टाइगर। ओके, नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया है, मैंने बताया इंडिया का एक नेशनल एनिमल भी है जो कि अशोक स्तंभ में भी दिखता है। उसके बाद देखिए यम स्ट्रिप, मैंने आपको बताया है कि यम स्ट्रिप ये 2017 में क्वेश्चन आया था। और उसके बाद है ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव 2008 में वर्ल्ड बैंक का इनिशिएटिव था ग्लोबल टाइगर फोरम, और ये कुछ है टाइगर के रिलेटेड। ओके, उसके बाद है रिलेटेड टर्म टाइगर लैंडस्केप, जो कि जहाँ भी इकोलॉजिकली कनेक्टेड एरियाज ऑफ स्टेबल टाइगर हैबिटेट, मतलब कि जहाँ भी टाइगर रहते हैं उसे कहेंगे हम टाइगर लैंडस्केप। ओके, जैसे कि इंडिया में है शिवालिक हिल्स एंड गंगेटिक प्लेन्स, नॉर्थर्न हिल्स एंड ब्रह्मपुत्रा फ्लड, उसके बाद ये वेस्टर्न घाट भी है और उसके बाद ईस्टर्न घाट का भी पार्ट है, और ये सुंदरबन, सुंदरबन में स्पेशली रॉयल बंगाल टाइगर जिसे हम कहते हैं कौन सा टाइगर, पैंथेरा टिग्रिस। ओके, नेक्स्ट है कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो कि आईबीसीए हम कहते हैं, इसको यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है इंडिया को इसका मेंबर बनने के लिए, साइनिंग रेक्टिफिकेशन एंड फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। ओके, जो ये लॉन्च किया है इंडिया ने, और कब किया था, जो प्रोजेक्ट टाइगर था 1973 में, उसको 2023 में 50 ईयर कंप्लीट होते हैं। जब 50 ईयर कंप्लीट हुए थे प्रोजेक्ट टाइगर के 2023 में, तब इसको लॉन्च किया था, किसको, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को, जो कि इंडिया ने किया था। उसके बाद है कि निकारागुआ, इस्टवानिया और सोमालिया, ये कुछ दूसरे भी कंट्री है इसने ज्वाइन किया है, और इसका जो हेडक्वार्टर है ना, हेडक्वार्टर इंडिया में है, इसको याद रखिए, हेडक्वार्टर इंडिया में है आईबीसीए का, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का। हम बहुत देर से बात कर रहे हैं कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, बिग कैट क्या है, जो भी ये 7 स्पेसीज है, जैसे कि टाइगर, लॉयन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जागवार एंड पूमा। ओके, इंडिया में ये सभी टाइगर है, ये बिग कैट्स है, एक्सेप्ट क्या क्या, पूमा और जागवार छोड़कर। पूमा क्या है, टाइगर भी है इंडिया में, लॉयन भी है, लेपर्ड भी है, स्नो लेपर्ड भी है जो कि लद्दाख में मिलते हैं, चीता भी है। ओके, मल्टी कंट्री मल्टी एजेंसी एक ये था, कोलिएशन था जो कि टाइगर के रिलेटेड है। देखिए इसके बाद कि जो ऑल यूएन मेंबर कंट्रीज आर एलिजिबल। ओके, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में कोई भी यूएन का मेंबर होगा तो वो उसको एलिजिबल है इसका मेंबर बनने के लिए। ओके, 9 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आल्सो कनेक्टेड टू दिस प्रोग्राम। ओके, उसके बाद है कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ बिग कैट। बिग कैट का कंजर्वेशन स्टेटस क्या है ये देखिए एक बार, जैसे कि आईयूसीएन का स्टेटस होता है टाइगर इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा है, उसके बाद वल्नरेबल में ये सारे हैं लॉयन, चीता, स्नो लेपर्ड और लेपर्ड, और नियर थ्रेटन में जागवार और पुमा। ओके, तो ऑल 5 बिग कैट्स इन इंडिया आर लिस्टेड इन शेड्यूल 1 एंड 4 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एंड साइट्स अपेंडिक्स। ओके, इंडिया का एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, उसमें शेड्यूल 1 में रखा है, मतलब कि उसका इंटरनेशनल ट्रेड वगैरह कुछ सब बंद है। इसके बाद देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि एलिफेंट की सेंसस हुई थी, एक जस्ट याद रखिए, एलिफेंट की सेंसस हुई थी और उसमें कर्नाटका टॉप पर था। ओके, और ये किसने किसने लॉन्च किया था, या किसने सिंक्रोनाइज एलिफेंट पॉपुलेशन 2023 को, ये साउथर्न स्टेट में कर्नाटका टॉप में है। ओके, और जो भी एलिफेंट है जो 6000 से कम है। ओके, एलिफेंट के बारे में कुछ बेसिक डाटा है, एलिफेंट को कहते हैं हम एलिफेंट्स मैक्सिमस। ओके, और जो एलिफेंट का प्रोटेक्शन स्टेटस है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में शेड्यूल 1 में है और इंडेंजर्ड है इसमें। ओके, तो देखते हैं यहाँ पर फाउंड सेंट्रल एंड साउथर्न इंडिया,
ओके, साउदर्न वेस्टर्न घाट में भी मिलते हैं, ईस्ट में भी मिलते हैं, ईस्टर्न इंडिया में मिलते हैं, और सम इन पेनिनसुलर इंडिया। इंडिया इज द होम टू ओवर 60% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। जो भी एलिफेंट के 60% पॉपुलेशन है वर्ल्ड का, जो इंडिया में रहता है, निवास करता है। ओके, हाईएस्ट पॉपुलेशन कहाँ है? कर्नाटका में, जो कि फिल्म आई थी, एक शॉर्ट फिल्म थी ना, एक इसके बारे, एलिफेंट के बारे में, तो इसको ऑस्कर भी मिला था। तो इसीलिए हाईएस्ट पॉपुलेशन कर्नाटका में है, उसके बाद असम और केरला। यहाँ पर एक टर्म है जो कि यूपीएससी में पूछ सकते हैं, कुमकी एलिफेंट्स जिसे कहते हैं, ये कैप्टिव एशियन एलिफेंट है। मतलब कि इनको ट्रेन किया रहता है और ये ऑपरेशन या किसी किसी फंक्शन में दिखावा के लिए ये यूज करते हैं। ओके, उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन सी है इस एलिफेंट की। देखिए यहाँ पर मैंने एक बार बताया था, कैरेक्टरिस्टिक्स में हाईली इंटेलिजेंट एनिमल है। ओके, जो इसमें जो एशियन एलिफेंट है उनकी दो सब स्पेसीज है, जो कि है सुमात्रा एंड श्रीलंका एलिफेंट्स। ओके, इसका जो लाइफ स्पैन है 60 to 70 ईयर्स है, और जेस्टेशन पीरियड मतलब कि इसको अगर उसके जो भी चाइल्ड वन को जन्म देना होता है तो उसको 20 से लेकर 22 मंथ्स लगते हैं, और ये लॉन्गेस्ट जेस्टेशन पीरियड है, जो कि ऑल मैमल्स में सबसे ज़्यादा है पीरियड इसका, कि 20 से लेकर 22 मंथ्स तक। और जो भी एक एलिफेंट का ग्रुप रहता है उसको हेड करने वाली रहती है एक फीमेल। ये क्वेश्चन आया हुआ है ऑलरेडी। ओके, थ्रेड्स यूपीएससी मेंस में पूछ सकते हैं, इसको याद रखिए और देखिए। कंजर्वेशन मेजर्स में प्रोजेक्ट टाइगर या प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च किया था 1992 में, और इंडिया में ऐसे 33 टाइगर एलिफेंट रिजर्व्स है, और जो मेजर एलिफेंट स्टेट में जैसे कि कर्नाटका, असम वगैरह, इसी स्टेट में 33 एलिफेंट रिजर्व्स है। ओके, डिफरेंस देखिए, ऐसा एक क्वेश्चन आया था जो कि 2024 का यूपीएससी प्री में, अफ्रीकन और एशियन एलिफेंट में। ये एशियन एलिफेंट है, इसका जो कंजर्वेशन स्टेटस है इंडेंजर्ड है। ओके, और अफ्रीकन जो एलिफेंट है इनका स्टेटस है इसमें दो है, सवाना एलिफेंट इंडेंजर्ड है, और क्रिटिकली इंडेंजर्ड है कौन? फॉरेस्ट एलिफेंट। ओके, यहाँ पर देखिए इसका जो फोरहेड है ना, ये एक ही है, मतलब कि सॉरी, इसके दो ऐसे बाहर आए हुए दिख रहे हैं, और यहाँ पर एक है। ओके, और इसके कान या जो ईयर रहते छोटे हैं, और इसके बहुत बहुत बड़े हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर कि इंडिकेटर्स में एशियन एलिफेंट और अफ्रीकन एलिफेंट, एशियन एलिफेंट थोड़े स्मॉलर रहते हैं और ये अफ्रीकन थोड़े लार्जर रहते हैं। स्मॉलर इनके ईयर रहते हैं और इनके लार्जर रहते हैं। कंपैरेटिवली स्मूथ स्किन रहती है किसकी? एशियन एलिफेंट की, और इनकी बहुत खरबड़ित रहती है। ओके, देखिए यहाँ पर कि जो ओनली सम मेल जो एशियन एलिफेंट रहते हैं उनको जो टस्क मतलब क्या? उनके जो सामने रहते हैं ये दांत। ओके, चलो फिर देखते हैं यहाँ पर बोथ मेल एंड फीमेल एशियन अफ्रीकन एलिफेंट में इनको टस्क रहती है। ओके, हाँ, नेक्स्ट देखते हैं द स्टेट ऑफ राइनो रिपोर्ट 2024। इसको रिलीज किया है इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन। ओके, इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन के द्वारा द स्टेट ऑफ राइनो रिपोर्ट रिलीज किया है, जो कि 2024 में। इनिशियली इसका जो नाम था, जो इंटरनेशनल ब्लैक राइनो फाउंडेशन था 1990 तक, और ये डेडिकेटेड है किसके लिए? सर्वाइवल ऑफ द वर्ल्ड्स राइनो। इंडिया जो पूरे जग भर में जो राइनो है ना, उनको प्रोटेक्ट करने का या सर्वाइव करने के लिए इनका एक फाउंडेशन है, इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन। उसने एक रिपोर्ट रिलीज किया है, और उसकी जो की फाइंडिंग है, ऑल 5 स्पेसीज कंबाइंड देयर आर ओनली, ओके, कितने? 28,000 राइनो लेफ्ट है अभी जग में। और उसके बाद राइनो पोचिंग इन अफ्रीका इंक्रीज्ड बाय 4%। जो 2022 से लेकर 23 तक 4% इसकी पोचिंग मतलब क्या? शिकार करना अफ्रीका में इंक्रीज हुई है। नंबर ऑफ वाइट राइनो इंक्रीज हुए हैं, मगर जो वन हॉर्न राइनो और या इंडियन राइनो इनकी सेम है, जो भी पहली पॉपुलेशन थी उसके बारे में। यहाँ पर एक अबाउट राइनो के बारे में थोड़ा सा डाटा देखिए। राइनो की स्पेसीज अफ्रीकन भी है और एशियन भी है, सुमात्रान है, जावा है। ओके, राइनो कंजर्वेशन इनिशिएटिव नेशनल राइनो कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी 2019 में लाई थी। ओके, टू कंजर्व इंडियन राइनो को कंजर्व करने के लिए नेशनल राइनो कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी लाई थी 2019 में। ओके, दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन राइनो के ऊपर दिल्ली का एक डिक्लेरेशन भी हुआ था, और इंडियन राइनो विजन 2020 है ये एक, इसको भी याद रखिए।
डिफरेंस है अफ्रीकन और एशियन राइनो में। साइज रहती है इनकी, जो व्हाइट राइनो रहते हैं ना, ये सेकेंड लार्जेस्ट मैमल्स है आफ्टर एलिफेंट। एलिफेंट में जो एलिफेंट सबसे बड़ा लार्जेस्ट मैमल है, और उसके बाद जो व्हाइट राइनो है। ओके, व्हाइट राइनो पुअर स्विमर है, मतलब कि ये पानी में ज़्यादा स्विम नहीं कर सकता है। मगर जो एशियन एलिफेंट है, एशियन राइनो है, इंडिया इंडियन राइनो इज लार्जेस्ट इन ऑल द एशियन राइनो। एशियन राइनोज में इंडियन राइनो सबसे बड़े होते हैं, और ये दो गुड स्विमर भी रहते हैं। ओके, उसके बाद देखिए इनका हैबिटेट कहाँ है, ग्रासलैंड, सवाना और डेजर्ट में भी रहते हैं, और श्रब लैंड में भी रहते हैं। ओके, उसके बाद जो इंडियन राइनो है ना, इसका जो कंजर्वेशन स्टेटस है वल्नरेबल है। ओके, वाइट राइनो का है नियर थ्रेटन, और ब्लैक राइनो का है क्रिटिकली इंडेंजर, और सुमात्रा एंड जावा के लिए क्रिटिकली इंडेंजर। ओके, नेक्स्ट है जो कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, बस्टर्ड एक गिद्धाड़ या उसकी प्रजाति है, और ये राजस्थान की स्टेट बर्ड है। ओके, द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो कि अप्रूव करता है फंड फॉर द नेक्स्ट फेज। नेक्स्ट फेज के लिए इन्होंने फंड रिलीज किया है, कितना, मतलब कि 2024 से लेकर के 2029 तक इन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है। उसका क्या नाम है, ये पहले से चलता आया है, बस्टर्ड रिकवरी प्रोग्राम। ओके, जो बस्टर्ड रिकवरी प्रोग्राम है, इसमें इंडियन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और लेसर फ्लोरिकन और दो बस्टर्ड है दूसरे भी, और बंगाल फ्लोरिकन, ये सब इसमें इंक्लूड है। बैकग्राउंड क्या है कि जो भी इंडियन बस्टर्ड या रिकवरी प्रोग्राम चल रहा था, इसको पहले स्टार्ट किया था 2013 में। उसके बाद इसको नाम दिया है बस्टर्ड रिकवरी प्रोग्राम 2016। इसको एक्सटेंड किया था 2033 तक इसको एक्सटेंड किया है। प्रोजेक्ट कौन इंप्लीमेंट करने वाला है, ये वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इसको इंप्लीमेंट करने वाला है। कौन सा प्रोजेक्ट, रिकवरी प्रोग्राम प्रोजेक्ट। ओके, बस्टर्ड रिकवरी प्रोग्राम। इसके बाद ये जो फंडिंग कौन देने वाला है, कैंपा, मतलब कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन एंड फंड मैनेजमेंट प्लानिंग अथॉरिटी, ये फंडिंग देने वाली है किसको, बस्टर्ड रिकवरी प्रोग्राम के लिए। इसके बाद देखिए जो पार्टनर एजेंसीज है, इसमें बहुत सारे एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज, और राजस्थान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, गुजरात महाराष्ट्र के कुछ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो भी ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, इनको कंजर्व करना, ब्रीडिंग करना, XC2 पॉपुलेशन को इसको बढ़ावा देना या सिक्योर करना। XC2 मतलब क्या, जो भी नेशनल पार्क या ये होता है उनका कंजर्वेशन एरिया, उससे बाहर जाकर के उनको प्रोटेक्शन देना। ओके, अप्लाइड रिसर्च, ये इनके ऊपर कुछ काम कर सकते हैं। जो कोलैबोरेटिव एजेंसीज है, उसमें बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी इस्टेब्लिश्ड इन 1883 के। उसके बाद यहाँ पर देखो जो ये है लेसर फ्लोरेंस, ये एक बस्टर्ड की एक प्रजाति है, और इसका जो नाम है साइंटिफिक, ये देख लीजिए। और ये स्मॉलेस्ट बर्ड ऑफ द बस्टर्ड फैमिली, बस्टर्ड फैमिली का स्मॉलेस्ट बर्ड है कौन सा, लेसर फ्लोरिकन। ओके, इसका कंजर्वेशन स्टेटस है क्रिटिकली इंडेंजर्ड, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में शेड्यूल 1 में रखा है। ओके, हैबिटेट कहाँ है, राजस्थान, याद रखिए क्योंकि ये स्टेट बर्ड है। उसके बाद गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। थ्रेट क्या क्या है, पेस्टिसाइड यूजेस, ब्रीडिंग इन ग्राउंड्स एंड मैनेजमेंट ऑफ एग्रो ग्रासलैंड्स। ओके, इसके बाद देखिए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, GIB, इसका हैबिटेट है एंडेमिक। एंडेमिक मतलब क्या, पर्टिकुलर उसी रीजन के लिए, जैसे कि हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही मिलता है कौन, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, मोस्टली इन राजस्थान एंड गुजरात में, स्मॉल पॉपुलेशन इन महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। उसके बाद इसका कंजर्वेशन एफर्ट्स में की हैबिटेट्स एज ए नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज, जैसे कि डेजर्ट नेशनल पार्क है राजस्थान में, और नालिया ग्रासलैंड जो कि लाला बस्टर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहते हैं, ये है गुजरात में। ओके, जो बिग ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इनको कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर है राजस्थान में है। और उसके बाद आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एट नेशनल ब्रीडिंग सेंटर जैसलमेर। ओके, ये कुछ इसके बारे में है। इसको थ्रेट है, ये थ्रेट देख सकते हैं, मगर ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका प्रोटेक्शन स्टेटस क्या है, इंडियन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। याद रखिए क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में शेड्यूल 1 में इसको कवर किया है। और जो भी ये रिकवरी प्रोग्राम है ना, उसमें 22 स्पेसीज कवर की है इस प्रोग्राम में। ओके, जो मेल्स रहते हैं उनको एक
गुवार गुवार पूछ रहती है और ये ईयर एंड एक्सेल द ग्रेट हमिंग साउंड, एक ऐसा अट्रैक्टिव साउंड निकालते हैं, क्योंकि वो फीमेल को अट्रैक्ट करना चाहते हैं। मेल प्ले नो रोल इन द इंक्यूबिनेशन एंड केयर ऑफ यंग वन, इनके जो छोटे बच्चे होते हैं इनको पालने में पोसने में ये कोई टेंशन नहीं लेते। कौन? मेल मेल ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। कुछ रिलेटेड न्यूज़ है इसके बारे में, जो बैन किया था सुप्रीम कोर्ट ने, जो लाइन के पावर वगैरह इनको, ये होता है ना कि टेंशन होता है या ये इनके अंदर आकर के उनका डेथ होती है, इसीलिए इन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाया था। इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। नेक्स्ट देखिए, क्रोकोडाइल क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। यहाँ पर देखिए क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, जो कि इसको 50 ईयर कंप्लीट हुए हैं, मतलब इसके 50 ईयर कंप्लीट हुए हैं क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट के। ये क्रोकोडाइल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा था। इंडिया लॉन्च्ड इट्स क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट इन उड़ीसा भितरकनिका नेशनल पार्क। जो उड़ीसा का भितरकनिका नेशनल पार्क है, इसमें 1975 में इसका एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था विद द हेल्प ऑफ यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसके रिलेटेड देखिए, भितरकनिका नेशनल पार्क उड़ीसा में है और ये एक रामसर साइट भी है, लोकेटेड इन उड़ीसा, ऑलरेडी बताया है। इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट मैंग्रो इकोसिस्टम है आफ्टर सुंदरबन। सुंदरबन सबसे बड़ी मैंग्रो मैंग्रो इकोसिस्टम है, मगर जो भितरकनिका है ये सेकेंड लार्जेस्ट है। इसके बाद इट इज इसेंशियली अ नेटवर्क ऑफ क्रीक एंड कैनल्स। ओके, इसमें जो रिवर का पानी आता है, ब्राह्मणी और बैतरणी। ओके, जो भितरकनिका नेशनल पार्क है, ये एक होम है टू द लार्जेस्ट कंजर्वेशन ऑफ साल्ट वाटर क्रोकोडाइल का। ओके, क्रोकोडाइल के बारे में कुछ यहाँ पर फैक्ट्स है, ये देखिए। क्रोकोडाइल्स आर द लार्जेस्ट सर्वाइविंग स्पीसीज ऑफ द वर्टिब्रेट क्लास रेप्टाइलिया। ओके, रेप्टाइल्स जो रहते हैं उसी क्लास के वर्टिब्रेट, ये सबसे लार्जेस्ट सर्वाइविंग स्पीसीज है क्या? क्रोकोडाइल। इनका हैबिटेट होता है एक्सेप्ट साल्ट वाटर एंड मेनली इन फ्रेश वाटर। मेनली इनका रहना पसंद करते हैं ये फ्रेश वाटर में, बट साल्ट वाटर में भी रहते हैं। इनका जो बिहेवियर है, ये नॉक्टर्न रहते हैं ज़्यादातर। और उसके बाद एक पाइक्यूलोथर्मिक मतलब कि रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर ओनली टू लिमिटेड डिग्री, मतलब कि इनका जो बॉडी टेम्परेचर ये थोड़ा सा कम रेगुलेट करते हैं। और ये क्वेश्चन आया था यूपीएससी में, एक 10 मार्क्स के लिए, यूपीएससी आईएफओ में, मतलब कि फॉरेस्ट एग्जाम्स के मेंस में आया था। पॉइकिलोथर्मिक मतलब क्या होता है और उनके कुछ एग्जाम्पल देना था। यहाँ पर देखिए घड़ियाल, ये यूपीएससी में क्वेश्चन आया था। घड़ियाल का जो हैबिटेट है, ये चंबल रिवर और गिरवा, घाघरा, सोन एंड गंडक, यहाँ इसी रिवर में रहते हैं या मिलते हैं फ्रेश वाटर में। और यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, ये जो घड़ियाल है ना, ये चंबल रिवर में मिलती है एक स्टेटमेंट में, और दूसरे स्टेटमेंट में ऐसा ही कुछ तो था। ओके, इसका जो कंजर्वेशन स्टेटस है, ये IUCN में क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ओके, नेक्स्ट है फोना। फोना एक, जैसे कि हम बोलते हैं फ्लोरा फोना एंड फंगा। ओके, अभी जो ये फंगी फाउंडेशन थ्रू द यूएन डाइवर्सिटी, इनका एक रिकग्निशन दिया है और कंजर्वेशन करने के लिए बोला है, किसका? फंगी का। फंगी फाउंडेशन थ्रू द यूएन डाइवर्सिटी अंडर गोज ग्लोबली टू यूज द वर्ड फंगा यूज करा। फंगा वर्ड का यूज करिए जब भी आप फ्लोरा फोना बोलते हैं उसके साथ साथ। जैसे कि फंगी या फंगा का क्या मतलब है? मीनिंग टू द लेवल्स ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ फंगी इन द गिवन प्लेस। किसी भी एक जगह पर जो फंगी रहती है, ये फंगी एक वन ऑफ द 5 किंगडम्स का, जो विटेकर ने क्लासिफिकेशन किया था लिविंग ऑर्गेनिजम्स का 5 किंगडम में, उसमें एक फंगा एक क्या है? फंगी एक नेम था या एक क्लासिफिकेशन का एक किंगडम था। उसके बाद डाइवर्सिटी मतलब ग्रेट वैरायटी ऑफ समथिंग। ओके, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है और कॉम्प्लेक्स सेल ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं। ओके, इसका डिस्ट्रीब्यूशन है ट्रॉपिकल, और ये टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम में रहते हैं। उसके बाद है इनका जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो भी सेल वाल रहती है इनके पास, और वो सेल वाल बनी हुई रहती है चिटन से। ओके, ये पॉइंट याद रखिए, जो फंगी होती है उसका जो सेल वाल रहता है चिटन से बना होता है। ओके, नेक्स्ट है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मोड मतलब कि वो एनर्जी कहाँ से प्राप्त करते हैं।
एनर्जी प्राप्त करने का एक मार्ग है इनके पास, जो कि हेट्रोट्रॉफिक रहते हैं या सैप्रोट्रॉफिक रहते हैं या पैरासाइटिक। हेट्रोट्रॉफिक मतलब कि फूड के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होना, पैरासाइटिक मतलब कि दूसरे के बॉडी के ऊपर रहना, और सैप्रोट्रॉफिक मतलब जो भी कोई मरा हुआ रहता है उसके ऊपर आना। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक मल्टी सेलुलर, और इसके अंदर कोई टिश्यू नहीं रहती है। ओके, सिग्निफिकेंस क्या है, ये दो टर्म है, ये देख लीजिए एक बार। ओके, इनका एक रोल होता है एनवायरनमेंट में डीकम्पोजर की तरह, ये कन्वर्ट करते हैं डेब्रिस को ह्यूमस में। ह्यूमस मतलब जो भी कचरा वगैरह होता है उसको एक फुसफुसी या एक उबदार मिट्टी में मिला देते हैं। ओके, उसके बाद है माइकोर मिडिएशन, एक असिस्ट करता है या डिग्रेडेशन ऑफ कंटेमिनेटेड प्लास्टिक। प्लास्टिक की वजह से कंटेमिनेशन था, उसको एक इनिशिएटिव था माइकोर मेडिएशन। ओके, मेडिसिन में जैसे कि एंटीबायोटिक, पेनिसिलिन, ये फंगी का यूज करते हैं। फोकस इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और ये ओनली चिली नाम की एक कंट्री है, ओनली कंट्री दैट कंसीडर फंगी एज इट्स लॉ फॉर द कंजर्वेशन। चलो यहाँ पर कुछ एक डिफरेंस दिया है, इसको एक बार देख लीजिए। फ्लोरा, फोने एंड फंगी। फ्लोरा मतलब जो भी प्लांट होते हैं, और इसका जो नेम था प्लांटी। और फोना, फोना मतलब एनिमेलिया, और जो भी इसमें एनिमल्स रहते हैं, इसमें ह्यूमन भी आते हैं। ओके, उसके बाद जो फंगा, फंगा मतलब फंगी, और जो फंगी के मशरूम होते हैं, मोल्ड्स होते हैं या यीस्ट होते हैं जो ब्रेड में यूज़ करते हैं। और इसका जो रिप्रोडक्शन होता है ना, ये होता है स्पोर फॉर्मेशन से, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, मतलब कि विदाउट यूजिंग गैमेट्स। ओके, उसके बाद डिकम्पोजर की तरह इनका रोल होता है इकोसिस्टम में। ओके, ये फोना का पता है, एनिमल सेक्चुअली या असेक्चुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं, कंज्यूमर रहते हैं या ज़्यादा करके प्रे करते हैं या प्रेडेटर रहते हैं। मतलब जो फ्लोरा है, जो प्लांट है, ये फ्लावर वगैरह या उनके सीड वगैरह से रिप्रोड्यूस करते हैं, और उसके बाद जो प्राइमरी प्रोड्यूसर कहते हैं। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व का एक वर्ल्ड का नेटवर्क है, उसको कहते हैं WNBR। ओके, UN एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन दैट इज यूनेस्को एडेड 11 न्यू साइट्स, न्यू बायोस्फीयर रिजर्व फ्रॉम द कंट्रीज लाइक कोलंबिया। ओके, ऐसे अंडर द मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम था ना, इसके अंदर 11 न्यू बायोस्फीयर ऐड किए हैं, जिसमें कि वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व की एक लिस्ट बहुत बड़ी बनी है, और इसमें कितने साइट बने हैं, 759 फ्रॉम 136 कंट्रीज में से। ये क्या है, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम क्या है कि लॉन्च हुआ था 1971 में, और एक इंटर गवर्नमेंटल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछती है ये एक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बहुत बार, और इसमें एक टाइप का क्वेश्चन रहता है कि एक कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, इंटर गवर्नमेंटल है या कोई इंडिपेंडेंट है या एनजीओ है। ओके, तो यहाँ पर देखिए जो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम था ना, इसका एम था इनहांसिंग रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड एनवायरनमेंट, इसके नाम में ही है। ओके, मैन एंड बायोस्फीयर। ओके, इसमें 18, जो इंडिया में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, उसमें से 12 आर रिकॉग्नाइज्ड इन इट। ओके, जो 12 जो बायोस्फीयर रिजर्व है, ये इसमें किसमें, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व में किए हैं ऐड। ओके, इसको भी देखते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व इन सिटी मतलब वहीं पर इसको करना, मतलब उसी एरिया में उसको कंजर्व करना किसी स्पीसीज को, उसके कहते हैं इन सीटू। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व वाज द फर्स्ट टू रिकॉग्नाइज, जो यूनेस्को ने पहली साइट रिकॉग्नाइज की थी वो थी नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि तमिलनाडु, कर्नाटका एंड केरला के बीच में आता है। Areas representing diverse natural and cultural landscape across the terrestrial, coastal and marine ecosystem. ओके, ये एक इम्पॉर्टेंट है, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। जो एक कोर एरियाज रहते हैं या जोन रहते हैं, जैसे कि कोर एरियाज स्ट्रिक्टली प्रोटेक्टेड। ओके, एक कोई यहाँ पर ऐसा बायोस्फीयर है, उसमें ऐसे 3 लाइन होंगी। ये सबसे अंदर वाला रहता है कोर, उसके बाद आता है बफर जोन, और उसके बाद आता है ट्रांजिशन जोन। जो बफर जोन रहता है उसमें जैसे कि साउंड, मतलब कि जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली एक्टिविटीज़ हो सकती है, जैसे कि साइंटिफिक रिसर्च। और ट्रांजिशन एरिया में हो सकती है जो कि इको कल्चरली, सोशो कल्चरली
इकोलॉजिकल सस्टेनेबल एक्टिविटीज़ हो सकती है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में इंडिया के जो 12 मेजर बायोस्फीयर रिजर्व है उनके बारे में देखना है हमें। ओके, जो इंडिया के रिजर्व है इनको देखिए, यहाँ पर जो ऐसा साइन दिया है ये रामसर है, उसके बाद MAB है जो यूनेस्को का मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम का हिस्सा है, जैसे कि ये सिम्पलीपाल उड़ीसा में है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी एक नेचुरल में दिया है, और इसके नीचे है जो मिक्स्ड है। ओके, तो देखते हैं सबसे पहले जो कांचनजंगा है, नहीं, सबसे पहले हम नीलगिरी को देखते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम रिकॉग्नाइज किया था। नीलगिरी ये तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका में आती है। उसके बाद देखिए कांचनजंगा जो एक टाइगर रिजर्व है, नेशनल पार्क है, बायोस्फीयर रिजर्व है, जो कि सिक्किम में है। ओके, और इसको यूनेस्को की एक हेरिटेज भी है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, और ये मैन एंड बायोस्फीयर का प्रोग्राम का हिस्सा भी है। मानस बायोस्फीयर है असम में, डिब्रू एंड सुकोवा असम में है, और दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में है, नोकरेक सिक्किम में है। ओके, नोकरेक एक MAB है, सुंदरबन एक रामसर साइट है, यूनेस्को का एक हेरिटेज साइट भी है, और मैन एंड बायोस्फीयर का ये भी है। सुंदरबन वेस्ट बंगाल में, सिंपलीफाल उड़ीसा में है। ओके, उसके बाद शेषाचलम हिल्स आंध्र प्रदेश, ग्रेट निकोबार जो कि अंडमान और निकोबार में है, मतलब कि ये निकोबार आइलैंड में है। उसके बाद गल्फ ऑफ मन्नार है तमिलनाडु में, जो कि मैन एंड बायोस्फीयर का प्रोग्राम का हिस्सा है। अगस्त्यामलाई ये भी है केरला में। उसके बाद नीलगिरी हमने देखा। उसके बाद अच्छा अचानाकरम, सॉरी अगर प्रोनाउंसिएशन गलत हुआ है तो ये छत्तीसगढ़ में है। उसके बाद पंचमहरी मध्य प्रदेश में है, पन्ना मध्य प्रदेश में है, कच्छ गुजरात में है, नंदा देवी उत्तराखंड में है, और कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में। ये कुछ बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में इंक्लूड किए हैं। इसके बाद है इको सेंसिटिव एरियाज। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि वेस्टर्न घाट था ना, इसको इको सेंसिटिव बनाने का कस्तूरी राजन कमेटी थी, एक रिलेटेड है किसकी, वेस्टर्न घाट से रिलेटेड। और जो इनका रिपोर्ट था वो कर्नाटका गवर्नमेंट ने रिजेक्ट किया था, इसीलिए ये इसमें आया है। फ्रैगल हुआ है वेस्टर्न घाट रीजन, और इसको एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन स्टार्ट हुआ है। इसीलिए कस्तूरी राजन कमेटी इन्होंने बताया था कि जो 37% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ वेस्टर्न घाट क्या करना चाहिए, उसको इको सेंसिटिव एरिया घोषित करना चाहिए। और जो मैक्सिमम एरिया आता है इसमें इको सेंसिटिव एरिया में, जो कर्नाटका है, और उसके बाद है महाराष्ट्र। इको सेंसिटिव एरियाज या जोन हम किसे कहेंगे, इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन है। डिफाइंड एज इको सेंसिटिव जोन्स आर defined as the areas or zones with identified environmental resources having incomparable values requiring special attention for their conservation। ऐसे ऐसा एरिया वहाँ पर स्पेशल अटेंशन देने की बात है, क्योंकि बिकॉज लैंडस्केप वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी, हिस्टोरिकल एंड नेचुरल वैल्यूज। ओके, इनको कंजर्व करने की ज़रूरत है, लैंडस्केप को, वाइल्ड लाइफ को, बायोडाइवर्सिटी मतलब क्या, द ग्रेट वैरायटी ऑफ लाइफ और स्पीसीज, हिस्टोरिकल एंड नेचुरल वैल्यूज। ओके, और नेशनल एनवायरनमेंट पॉलिसी 2006 की थी एक इंडिया की, और इसी में एक नोटिफिकेशन निकाल के अंडर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में इसको इको सेंसिटिव एरिया डिक्लेयर किया था वेस्टर्न घाट को। द प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट एंड अवॉइड डिग्रेडेशन ड्यू टू द एंथ्रोपोजेनिक मतलब क्या, कि जो भी ह्यूमन के द्वारा एक्टिविटीज होती है उसको कहते हैं एंथ्रोपोजेनिक। नेक्स्ट देखिए, क्रिएट अ काइंड बैरियर एंड शॉक एब्जॉर्प्शन फॉर द स्पेशलाइज्ड इकोसिस्टम। जो भी इकोसिस्टम है यहाँ पर जो शॉक या वाइब्रेशन वगैरह ऑब्जर्व करने के लिए ये कोई बैरियर लाना चाहिए। एक्ट एज अ ट्रांजिशन जोन की तरह ये होना चाहिए। उसके बाद एक्टिविटीज इन द ECG आर रेगुलेटेड एंड नॉट प्रोहिबिटरी इन नेचर। जो भी इको सेंसिटिव जोन है उसमें रेगुलेटेड किए जाते हैं एक्टिविटीज, नॉट प्रोहिबिटेड मतलब कि बंदी नहीं है वहाँ पर। और उसको 3 इसमें डिवाइड करते हैं। जो प्रोहिबिटेड मतलब कमर्शियल जो माइनिंग वगैरह होती है ये प्रोहिबिट रहती है कहाँ, इको सेंसिटिव जोन में, ये क्वेश्चन आ चुका है। उसके बाद रेगुलेटेड करते हैं कुछ ट्री वगैरह फॉल करने का, इस्टेब्लिश कर सकते हैं होटल रेस्टोरेंट। और परमिटेड क्या क्या रहता है, ऑन गोइंग एग्रीकल्चर, हिस्टोरिकल प्रैक्टिसेस बाय लोकल कम्युनिटीज एंड डेयरी फार्मिंग। ओके, कुछ रिलेटेड फैक्ट्स है वेस्टर्न घाट के। सबसे पहले यहाँ पर वेस्टर्न घाट की इमेज देख लीजिए, ये इंडिया का नक्शा है,
और इसमें जो वेस्टर्न घाट का एक हॉटस्पॉट भी है जो एक ग्रीन कलर से दर्शाता है, और वेस्टर्न घाट रिवर कैचमेंट एरिया ये सारा है। ओके, तो वेस्टर्न घाट स्टार्ट होता है यहाँ से, देखो मध्य प्रदेश से नीचे गुजरात या महाराष्ट्र, और इधर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सॉरी तेलंगाना भी इसमें अंदर आता है, और गोवा, कर्नाटका और केरला। तो देखिए यहाँ पर जियोग्राफिकल फीचर्स ऑफ वेस्टर्न घाट, यहाँ पर पासेस हैं जो कि पाल घाट है, ताल घाट है और बोर घाट है। ओके, एलिवेशन मतलब हाइट प्रोग्रेसिवली इंक्रीजेस फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ। ओके, नॉर्थ से लेकर के साउथ तक जैसे जैसे जाते हैं वहाँ पर हाइट इंक्रीज होती है, और सबसे ज़्यादा हाइट यहाँ पर है, मतलब कि लास्ट में। ओके, तो देखिए जो हाइट वेस्टर्न घाट की है इंक्रीज हो जाती है कब से कहाँ तक, नॉर्थ से साउथ तक जाने समय, और हाईएस्ट पीक अन्नाईमुड़ी है जो कि केरला में है। ओके, अन्नाईमुड़ी हाईएस्ट पीक है कहाँ की, वेस्टर्न घाट की। यहाँ पर पूरे टाइप के जो फॉरेस्ट मिलते हैं, जैसे कि एवरग्रीन, सेमी एवरग्रीन, मोस्ट डिसीडियस एंड डिसीडियस। ओके, मिनरल्स यहाँ पर आयरन और मैग्नीज एंड बॉक्साइट ओर रहती है ज़्यादा वर्क करके। उसके बाद है कि जो रीजनल नेम्स से जाना जाता है, सह्याद्री करके ये वेस्टर्न घाट को महाराष्ट्र के बाउंड्री के यहाँ पर बोलते हैं, और नीलगिरी हिल्स कर्नाटका और तमिलनाडु जानते हैं इसको, और अन्नामलाई हिल्स एंड कार्डमम हिल्स आर केरला एंड तमिलनाडु। अन्नामलाई हिल्स कहाँ है, केरला में है, और उसके बाद कार्डमम हिल्स तमिलनाडु में है। ओके, ये एक हॉटस्पॉट है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है यहाँ पर खूब ज़्यादा, जो कि 8th लार्जेस्ट है, हॉटेस्ट है। जो वेस्टर्न घाट है ना, ये पूरे इंडिया के एरिया के जो 6% एरिया है इसने एक्वायर किया है। ओके, उसके बाद यूएन ने इसको 2012 में डिक्लेयर किया था वर्ल्ड हेरिटेज। एंडेमिक स्पेसीज है यहाँ पर जो नीलगिरी ताहार, जो नीलगिरी ताहार है ना, ये तमिलनाडु का एक स्टेट एनिमल है। और उसके बाद लॉयन टाइल्ड, यहाँ पर कुछ प्रोटेक्ट करने के लिए वेस्टर्न घाट को यहाँ पर कमिटी वगैरह या कुछ स्पेशल स्टेप लिया गए थे, जिसमें सबसे पहली है वेस्टर्न घाट इकोलॉजी एंड एक्सपर्ट कमिटी, जो 2011 में माधव गडगड़ कमेटी थी, ये भी वेस्टर्न घाट के रिलेटेड थी। और उन्होंने क्या किया था, इसको इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया को रिकॉग्नाइज करने के लिए बोला था। ओके, और उन्होंने 3 इसमें डिवाइड किए थे इसके जोन, ESZ1 मतलब इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया 1 वेरी हाई रिस्क थी, उसके बाद 2 में थोड़ी हाई रिस्क थी, और उसमें 3 में मॉडरेट थी। ओके, दूसरी कमेटी है जो कि हाई लेवल वर्किंग ग्रुप हेडेड बाय द कस्तूरी राजन कमेटी और गडगिर कमेटी। ये 2 कमेटी किसके रिलेटेड है, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है बहुत एग्जाम में, और ये वेस्टर्न घाट को प्रोटेक्ट करने के लिए आया था। ओके, सो नेक्स्ट है नोटिफिकेशन ड्राफ्ट, जो वेस्टर्न घाट इको सेंसिटिव एरिया डिक्लेयर किया, कितना, इतना इतना किलोमीटर स्क्वायर, और वेस्टर्न घाट आर इकोलॉजिकली सेंसिटिव बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ने। और जो ब्रह्मगिरी हिल केस है, जो इसमें नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इसको आस्क किया था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट को टू फाइनलाइज अ डेडलाइन फॉर द डिक्लेयरिंग द वेस्टर्न घाट एज एन इको सेंसिटिव जोन। ओके, नेक्स्ट इसके अदर रिलेटेड कुछ न्यूज़ है। इंटर गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म ऑन डाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम, एक ब्लू प्लैनेट प्राइज फॉर 2024, इसको अवार्ड दिया है बाय जापान बेस्ड अशी ग्लास फाउंडेशन ने। क्यों, क्योंकि इन्होंने ये एक इस्टेब्लिश कहाँ का है, ये पनामा सिटी का है, 2012 में इनको ये किया था, टू स्ट्रेंथन द साइंस पॉलिसी एंड इंटरफेस फॉर द बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम। ओके, नॉट यूएन बॉडी, ये एक यूएन बॉडी नहीं है, इंटर गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम एक यूएन की बॉडी नहीं है, मगर यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम क्या करता है, एक सेक्रेटरीट सर्विस इसको प्रोवाइड करने का काम करता है। सेक्रेटरीट है इसका बोन जर्मनी में, और करंटली इसके 145 से ज़्यादा मेंबर्स है इंक्लूडिंग इंडिया इसका मेंबर है। इंटर गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। ओके, इंटर गवर्नमेंटल डेवलपमेंट ये नेक्स्ट है, इंटर गवर्नमेंटल डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। ओके, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, 15th फाइनेंस के अंडर आई थी, और एक अम्ब्रेला स्कीम है किसकी, एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री की। उसके बाद वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना आउटसाइड एरियाज में, रिकवरी प्रोग्राम में 22 स्पीसीज है, ये भी बताया था। ओके,
पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर ये केरला ने पब्लिश किया है। ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 का था। ओके, उसके बाद लोकल बायोलॉजिकल रिसोर्सेस मेडिसिन और एनी ऐसा। ओके, रिलेवेंस है लोकल ओनरशिप ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड ट्रेडिशनल नॉलेज, मतलब कि जो रजिस्टर मतलब इसके अंदर कुछ नॉलेज वगैरह है ये इन्होंने शेयर किए। ओके, एनवायरमेंट प्रोग्राम इंडेक्स में ये पब्लिश किया था एल सेंटर फॉर एनवायरमेंट लॉ एंड पॉलिसी। इसमें 28 परफॉर्मेंस इंडिकेटर उसको 11 कैटेगरीज में रैंक किया है 180 कंट्रीज का, और इसमें टॉप किया था इस्टोनिया, और इंडिया की रैंक है इसमें 176। उसके बाद ये लास्ट वाला है नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स, जो कि नेचर को कंजर्वेशन करने के लिए एक इंडेक्स लाया है 2024 में। गोल्डमैन ये एक स्कूल है सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज के लिए। इसमें इंडिया की रैंक है 176 आउट ऑफ 180 कंट्रीज, और इसको इवेल्युएट किया था ये मार्कर के ऊपर चार, जो सबसे पहला है लैंड मैनेजमेंट, दूसरा है थ्रेट टू द बायोडाइवर्सिटी, तीसरा है कैपेसिटी एंड गवर्नेंस, फोर्थ है फ्यूचर ट्रेंड्स। नेक्स्ट है न्यूज़ कि कैमल्स को यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया है 2024 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमिलिड्स। ओके, जो मेंबर ऑफ कैमल फैमिली के टू बिल्ड अवेयरनेस फॉर अनटैप्ड पोटेंशियल ऑफ कैमिलिड्स। कैमल का अनटैप्ड पोटेंशियल को निकालने के लिए यूएन ने डिक्लेयर किया है 2024 को एज अ ईयर ऑफ कैमल्स। ओके, ये कैमल एशिया और अफ्रीका में मिलते हैं। मोस्टली ये हार्बिवोरस रहते हैं, मतलब कि घास वगैरह खा करके। इंडिया में इनका स्टेटस है राजस्थान का ये स्टेट एनिमल है, और खराई कैमल स्विम करते हैं, ये लॉन्ग डिस्टेंस और मैंग्रोव को खा करके जिंदा रहते हैं, जो कि गुजरात के कच्छ एरिया में। ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। और यही है, दैट्स ऑल फ्रेंड्स। हमने मोस्टली वी हैव कवर all the terms and all the functions of this. Okay, it is very important for the prelims and mains point of view. That's all friends. यहाँ पर हमने कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करने का ट्राई किया है। आप इसको कमेंट में बता सकते हैं, और हम इसके बाद नेक्स्ट इसके आगे वाला चैप्टर को लेने की कोशिश करेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज करने का ट्राई करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।